नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनरिच न्यूज के स्पेशल प्रोग्राम जिसका नाम है सिक्के का दूसरा पहलू। दोस्तों, बात हम करते हैं अलग अलग मुद्दों पर, बात करते हैं अलग अलग विषयों पर, और इस विषयों से हम पहुंचते हैं कुछ ऐसी बातों पर जो आपके लिए भी जरूरी होती है और साथ ही साथ हमारे लिए भी। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात, 2014 से एक महत्वपूर्ण बदलाव भारत देश में हुआ। भारत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। ये वो सरकार थी जो एक बड़े बहुमत से आई थी। निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी, जो कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनका एक नया चेहरा सामने आया था और उसके बाद में देश में बदलाव की स्थिति शुरू हुई। कई चीजें बदली और साथ ही साथ ये भी बदलाव हुआ जिसमें भारत में रहने वाले कई सबसे बड़ी मात्रा में जो लोग हैं, जिन्हें ओबीसी कहा जाता है, यानी कि अदर बैकवर्ड क्लास कहा जाता है, उन लोगों को एक ताकत मिलने का एक जरिया उत्पन्न हुआ जो कि भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हुआ। जाहिर तौर पर एक बात है कि प्रधानमंत्री महोदय ने एक चीज उसमें सोची कि इतनी बड़ी ताकत है, बिखरी हुई है, इस ताकत को आगे लाना चाहिए, इस ताकत को अच्छी चीजें से मुहैया कराना चाहिए, और यही करने के लिए फिर ओबीसी को एकत्रित करने का काम शुरू हुआ। 2017 तक तो किसी को ये नाम ही नहीं पता था, मगर उसके बाद शुरू हुआ एक ऐसा एक कारवा, जिस कारवा में कई लोग जुड़ते गए। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी एक अलग सेल की शुरुआत की। निश्चित तौर पर जब सेल की शुरुआत की तो ओबीसी के मुद्दे भी सामने आने लगे, ओबीसी की परेशानियां सामने आने लगी, और ये परेशानियां जब सामने आई तो उन परेशानियों पर मंथन भी शुरू हुआ। मगर बात एक वक्त तक, एक लहजे तक, एक चीज तक जाकर रुक गई। अब ये बात रुकी क्यों? इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद है सुभाष घाटे सर, जो कि युवा अध्यक्ष है ओबीसी महासंघ के, और साथ ही साथ वो अखिल भारतीय तहरीक शाहू महासभा के राष्ट्रीय संगठन सचिव भी है। घाटी सर, सबसे पहले तो आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। सबसे पहला सवाल, मोदी जी के बारे में अब जो मैंने कहा, जो पूरा भारत जानता है, मोदी जी ने जिस तरीके से इन सारी चीजों को रखा और ओबीसी को कवर अप करना शुरू किया, ओबीसी को एकत्रित करना शुरू किया, उनके लिए स्पेशल सेल की शुरुआत की भारतीय जनता पार्टी में, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक आकर काम रुक गया। देखिए, ऐसा है कि अनेक ओबीसी के संगठन हैं और अनेक संगठनों से ये ओबीसी का काम जारी था, लेकिन 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो उसका उन्होंने एनालिसिस किया। पंतप्रधान जी नरेंद्र जी मोदी, इन्होंने एनालिसिस किया और एनालिसिस के अंदर उनको पता चला कि ये जो अपने को अफाट मतदान अपने को मिला है, इतना भरघोस मतदान मिला है, इसके पीछे किसका हाथ है? तो उनके पीछे उनका ओबीसी का हाथ उनको दिखा, और उन्होंने ओबीसी समाज को आगे लाने के लिए, बढ़ाने के लिए उन्होंने अपना कार्य वहां पे शुरू किया। ओबीसी का संवैधानिक दर्जा अभी तक कोई पार्टी ने दिया नहीं, कोई पार्टी ने उसी की तरफ में ख्याल दिया नहीं, कुछ नहीं, इसलिए ओबीसी अलग थलग पड़ा था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते बराबर, नरेंद्र जी मोदी पंतप्रधान बनते बराबर ओबीसी को एक वेटेज आना वहां पे शुरू हुआ। 14 अगस्त 2000 यानी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी मोर्चा की शुरुआत की। 11 जनवरी 2017 से ये ओबीसी का मोर्चा उन्होंने वहां पे चालू किया उनके इसमें भारतीय जनता पार्टी में। उसमें भी मैं पहले विभागीय संभागीय अध्यक्ष करके विदर्भ का मैं रह चुका हूं और मैंने 4 साल तक इसमें काम किया है। और उसके बाद में 14 अगस्त 2018 को इन्होंने, हमारे पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी ने उसमें राष्ट्रीय ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा वहां पर दिया। उसके बाद में वो ओबीसी को ज्यादा ही वेट वहां पर आने लगा और ओबीसी की चर्चा करने लगी। ऐसी ओबीसी की चर्चा चली कि उसके बाद में तुरंत में 23 अगस्त को उन्होंने मागास वर्गीय आयोग को मंजूरी दे दी केंद्र शासन में, उसको और डबल वेटेज आ गया। उसके बाद में अनेक राजकीय पार्टियों ने क्या किया, किसने ओबीसी का विभाग खोला, किसने ओबीसी का सेल खोला, और अनेक राजकीय पार्टी ने उसका विश्लेषण चालू किया। और ओबीसी समाज हमारे पीछे आना चाहिए, हमारी ताकत बढ़नी चाहिए, इसलिए हमारा मतदान का परसेंटेज बढ़ना चाहिए, इसलिए ओबीसी को आकर्षित करने के लिए ये सब लोग, सब राजनीतिक पार्टियां हथकंडे अपनाने लगी। उसके बाद में जब चालू हुआ, ऐसे ही चालू रहते रहते अभी थोड़ा सा ओबीसी का स्लो हो गया। अभी ओबीसी का जो सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो है जात न्याय जनगणना। जात न्याय जनगणना जब तक होगी नहीं, जब तक ओबीसी को न्याय मिलेगा नहीं। हमारी ओबीसी की संख्या कितने % में है ये आपको अगर पता ही नहीं रहेगा तो ओबीसी को न्याय कैसे मिलेगा?
ओबीसी की जनगणना होने के बाद में आज इतना काफी समय लग गया है, लेकिन अभी तक जनगणना हो नहीं रही। ओबीसी वैसे तो हम 60 से 62% के अंदर में आते हैं, और इस कारण ओबीसी की अगर जनगणना होती है, ओबीसी समाज बहुमूल्य में अगर सामने ताकत से आता है, तो सब राजनीतिक पार्टियां डर गई है। वो अभी बीजेपी रहे, कांग्रेस रहे, शिवसेना रहे या अदर कोई भी राजकीय पार्टी रहे, वो डर गई है कि ओबीसी को अगर अपन प्रतिनिधित्व देंगे और ये 60 से 62% अगर आ गई और इनको अपन क्या देंगे, और अपना जो हुकुमशाही है, अपन जो कुछ परसेंटेज में हुकुमशाही इनके 60% के ऊपर में अपन कर रहे हैं, तो उसके लिए उन्होंने बहुत सोचने वाली बात हो गई। इसलिए ओबीसी को धीरे धीरे करके वो मुद्दा थोड़ा सा उन्होंने एकदम शांत कर दिया कि अभी ओबीसी की चर्चा होनी नहीं चाहिए और ओबीसी का मुद्दा उछलना नहीं चाहिए। लेकिन हमारा जो राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ है, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ वारंवार हमेशा निवेदन दे के, मोर्चा निकाल के और सरकार से हितगुज करके और राष्ट्रीय अधिवेशन के स्तर पे हमेशा महाराष्ट्र में अधिवेशन होता है और भारत के अंदर में हर एक राज्य के अंदर में अधिवेशन होते हैं। अभी हमारा 8वां अधिवेशन 7 अगस्त को तिरुपति में होने जा रहा है। वहां पे भी हमारे अनेक विषय उसमें हैं, अनेक मुद्दे हैं, जो मुद्दे वहां पर रेजोल्यूशन पास किया जाएगा और सरकार को दिया जाएगा, केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, जितनी हमारी डिमांड है राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ की, वो वहां पर दी जाएगी। निश्चित तौर पर आपने महासंघ के द्वारा आयोजित एक बड़े सम्मेलन की बात की। ये सम्मेलन आपके माध्यम से कई बार हुए हैं और साथ ही साथ वहाँ पर कई मुद्दे भी उसमें सामने आए हैं। क्या मुख्य मुद्दे थे उसमें, जरा दर्शकों को बताइए। राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ का एक 7 अगस्त को जो दिन है वो मंडल आयोग का दिन है। मंडल आयोग को हम, जहां से मंडल आयोग की स्थापना हुई थी 7 अगस्त 1992 में स्थापना हुई और वो आदेश लागू किया था, वहां से राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ हमारा 7 अगस्त को एक स्थापना दिन भी मनाता है और मंडल दिन के अंदर भी उसका प्रचार और प्रसार करता है। मंडल आयोग जब लागू हुआ तो मंडल आयोग की 2 ही सिफारिशें लागू हुई, उससे ज्यादा सिफारिशें अभी तक भी लागू हुई नहीं। अभी ये अनेक आयोग आ रहे हैं और बीच बीच में इनका संतुलन खोए तरीका करते। लेकिन हमारा जो मुद्दा है, अभी तक जो एजुकेशन में यानी नीट में, इसमें मेडिकल के इसमें 27% आरक्षण रहने के बाद में भी 1% आरक्षण मिलता था। लेकिन हमारे राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ की ओर से अनेक आंदोलन किए गए तो अभी वो 27% पिछले 22-23 से आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदी इन्होंने लागू किया। और आज स्थिति ऐसी है कि महाराष्ट्र में की अगर बात किया जाए तो 5000 गरीब बच्चे इस बार हमारे डॉक्टर बनने के लिए उसमें प्रवेश ले चुके हैं और उनका फायदा उनको हो गया। ऐसे ही पूरे देश की स्थिति है। पहले 1% और 2% हमारे हिस्से पे आता था, जबकि हमारा संविधान ने हमको 27% दिया, तो 27% के लिए लड़ती। ऐसे अनेक जो मुद्दे हैं, वसति गृह का मुद्दा है, अभी तक भी महाराष्ट्र के अंदर में वसति गृह चालू नहीं हुए। हमारे बच्चे अभी किस हाल में हैं, ये ओबीसी समाज किस हाल में है, इसके तरफ में कोई राजनीतिक पार्टी का नहीं है। राजनीतिक पार्टी को खाली ओबीसी का वोट चाहिए, बाकी ओबीसी के मुंह बदला कुछ भी देना ये चाहती नहीं है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये चित्र आज का नहीं है, ये कई सालों से यही चित्र हर ओबीसी को, यही सिनेरियो हमेशा दिखाई देता है। सर, महत्वपूर्ण मुद्दा इसमें एक है, ओबीसी की बात हम करते हैं, ओबीसी के लिए अब कई संगठनाएं आगे आई है, अलग अलग संगठनाएं वो काम कर रही है। तो इतनी सारी संगठनाएं होने के बावजूद ओबीसी को उस तरीके का कवर अप नहीं मिल पा रहा है, उस तरीके का हाइक नहीं मिल पा रहा है, उसके पीछे क्या कारण देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि ओबीसी की तो अनेक संगठनाएं हैं और ओबीसी का काम सब करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा इसमें जो दिक्कत है वो राजनीतिक दलों की दिक्कत है। राजनीतिक दलों ने अभी तक क्या किया है कि सब ये ओबीसी समाज को जात जात में बटोर के रखा है। वो राजनीतिक दल कभी नहीं चाहते हैं कि ये पूरा ओबीसी समुदाय एक हो और इनकी पूरी मांगे मंजूर हो। ये इन्होंने क्या किया है, इन्होंने पूरे ओबीसी को फुटबॉल बना के रखा है, इधर से उधर और उधर से इधर। ये अपने महाराष्ट्र में अभी जो हुआ है, आप सभी को पता है ओबीसी के ऊपर में कितना अत्याचार हुआ है, इलेक्शन में से कितने बाहर हो गए और कुछ लड़ने के लिए। जब हम सत्ता में रहते हैं तो हम बोलते हैं कि हम सत्ता में हैं तो 4 महीने में हम तुमको देंगे, हम विरोध में जाते हैं तो वहां पे भी बोलते हैं कि हम तुम्हारे को जल्द से जल्द हम आरक्षण लागू करेंगे, हम सत्ता में आए तो। लेकिन राजनीतिक दलों का ऐसा है कि समय मार के अपने से वो लेके जाते हैं और समय के बदौलत अपने को दूसरा कुछ भी मिल पाना असंभव है। अभी
ये जो क्रिमिनल का है, ये हर 3 साल में उसकी मर्यादा बढ़ने को होना। पहले 4 थी, 4 से 6 हो गई, 6 से 8 हो गई, लेकिन 2017 के बाद में इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। मेरी आदरणीय मोदी साहब से, पंतप्रधान से एक अपील, एक मैं राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ का राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष होने के नाते मैं उनसे अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि जब आपको 2014 में इतना बड़ा सपोर्ट ओबीसी ने किया, 2019 में इतना बड़ा सपोर्ट आपको किया, उसके बदौलत केंद्र सरकार में आपकी पूरी सत्ता में सरकार है, तो अभी 2024 भी आ रहा है, तो आप सोचिए कि ओबीसी के बारे में अपने को क्या क्या करना चाहिए। हम ऐसा नहीं कहते कि हमारी जो 22-23 पूरी मांगे हैं पूरी की पूरी आप कर दीजिए, हम ऐसा नहीं बोलते, लेकिन जैसे ही आपने आते बराबर संवैधानिक दर्जा दे दिया, आयोग स्थापन कर दिया, अभी आयोग के अध्यक्ष भी आदरणीय हंसराज जी अहिर साहब है, वो भी पूरे देश का दौरा कर रहे हैं, आयोग भी अभी माहिती जुटा रहा है। अभी भी आयोग यहाँ नागपुर में आया था, तो हमने राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बबन राव जी तायवाड़े सर, इनके माध्यम से हमने भी वहाँ पर उनको निवेदन दिया और हमारी जो मांगे हैं उनसे भी हमने बोला है कि ये जो है क्रिमिनल की 3 साल में मर्यादा बढ़नी चाहिए, लेकिन हमारे राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ की एक मांग है कि ये क्रिमिनल की मर्यादा आप 20 लाख कर दीजिए, जब तक होती नहीं। लेकिन ये कोई संवैधानिक मांग नहीं, हमारी संवैधानिक मांग है, लेकिन संविधान में ऐसा कहीं कहा नहीं है कि क्रिमिनल की मर्यादा इनको लादनी चाहिए। ये तो सुप्रीम कोर्ट में डाल के रखा है, कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट में गए थे और उसी के अंदर में ये अट हमारे ऊपर में ओबीसी समुदाय पे ऊपर में जानबूझकर लादी गई है। ये तो हम तो चाहते हैं कि ये अट रद्द हो जाए, जैसी एससी और एसटी को अट नहीं है तो ओबीसी को क्यों है। यानी ये सब जानते हैं, राजनीतिक पार्टियां सब जानती हैं कि ओबीसी अगर आगे आ गए तो अपना होगा क्या। हम 2-3% की संख्या में बसते हैं और 60-62% के 85% के ऊपर में राज करते हैं। हमारा राज, हमारी हुकूमत कहीं तो भी खत्म हो जाएंगी, उनको डर लग रहा है, इसलिए ये जात न्याय जनगणना कर नहीं रहे हैं और क्रिमिनल की मर्यादा बढ़ा नहीं रहे। मेरा अगला सवाल यही था कि जात न्याय जनगणना के पीछे कई सालों से बहुत कोशिशें चालू है, बहुत हो हल्ला शुरू है कि जात न्याय जनगणना होनी चाहिए। अब जनगणना होने वाली है, अभी उसकी प्रोसीजर की चांसेस है, तो अब जनगणना जात न्याय होती है तो इससे क्या चित्र मुख्य रूप से सामने आएगा, ऐसा आपको दिखता है? देखिए, जनगणना का मुद्दा ऐसा है कि जनगणना करने का अधिकार तो केंद्र सरकार के पास में है, केंद्र सरकार ही जनगणना कर सकती है, लेकिन केंद्र सरकार को बोल बोल के सब राज्य थक चुके हैं। अनेक संगठन, हमारी संगठन, सभी संगठनों ने आंदोलन किए हैं उसके लिए कि आप जाति न्याय जनगणना करें, लेकिन वो हो ही नहीं पा रही है। इसलिए बिहार ने प्रथम कदम उठाया कि हम हमारे लेवल के ऊपर में हमारे राज्य की क्या स्थिति है, ओबीसी के बारे में हमारी जात न्याय कितनी स्थिति है और कौन आर्थिक पिछड़ा है और अति पिछड़ा है, ये पता लगाने के लिए उन्होंने वहां पे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने वहां पे जनगणना शुरू की। अब जनगणना शुरू करने के बाद में कोई लोग हाईकोर्ट में गए और हाईकोर्ट में जाते बराबर वो जनगणना के ऊपर में स्टे ला लिया और जनगणना रुका दी। और जो लोग गए वो सिर्फ मात्र 3% लोग गए, ओबीसी का एक ही बंदा उसके खिलाफ में गया नहीं कि हमारी जनगणना हो रही है और हम रुकाएंगे, ऐसा नहीं हो रहा है। एक यहाँ पे षड्यंत्र रचा जा रहा है, ओबीसी के बारे में एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। राजनीतिक पार्टियों और दलों का भी यही काम है कि कोई एखादे अल्पसंख्यक समुदाय को या एखादे को उठाने का और एक पिटीशन दायर करने की और जनगणना है। उसके बाद में यहाँ पे भी छत्तीसगढ़ में भी जनगणना भी उनका भी ये होगा, लेकिन महाराष्ट्र में भी आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी थे, उन्होंने भी उस वक्त हमारे को आश्वासन दिया था कि हम भी ओबीसी की जनगणना करेंगे, गठन करेंगे। ये सिर्फ आश्वासन ही हुआ, अभी तक इसके ऊपर में कोई कमेटी या कोई गठन हुआ नहीं और उसका कार्य आगे अभी तक बढ़ा नहीं। निश्चित तौर पर ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है कि अभी तक इस विषय पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। इस कदम को उठाया जाए और साथ ही साथ ओबीसी की मुख्य मांगे जो है, फिर चाहे वो जाति न्याय जनगणना हो, फिर चाहे वो क्रिमिनल का विषय हो, इन सभी पर काम करने के लिए ओबीसी महासंघ किस तरह से इसके आगे काम करने वाला है, उसके बारे में जरा बताइए। देखिए, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ की स्थापना 7 अगस्त 2016 को हुई है।
और राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ का कार्य वैसा तो 85 से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बबन राव जी तायवाड़े सर कर रहे हैं। अब थोड़ा थोड़ा करते करते जन जागृति नहीं थी। ओबीसी में सब जातिवाद करके रखा था राजनीतिक पार्टियों ने कि कोई ये जात का वो जात को मिलाप नहीं होना चाहिए और ये ओबीसी समुदाय एकत्रित नहीं आना चाहिए। ऐसी पहले से कूटनीति अनेक राजकीय पार्टी की थी, उन्होंने कभी आने नहीं दिया। अभी देश में की ओबीसी की जनता अभी जागरूक हो रही है। हमारे न्याय, हमारे अधिकार, हमारी मूलभूत सुविधाएं, हमारे को जो संविधान ने दिए वो कहां पर है। आज देश का अमृत काल चल रहा है। अमृत काल की ऐड आ रही है कि आज हम अमृत काल में हैं, लेकिन अभी भी ओबीसी समुदाय जब वो अमृत काल में है तो उसको सुख सुविधा क्यों नहीं मिल रही है? ओबीसी के तरफ में आपका ख्याल क्यों नहीं है? जो ओबीसी को सुख सुविधाएं वहां तक मिलनी चाहिए थी तो अभी ये इतना लेट क्यों होगा? 75 साल लग गए हमारे को ओबीसी को लड़ते लड़ते, तब कहीं अभी हमारे एक एक न्याय, एक एक ज्ञान। यानी ऐसा तो नहीं लग रहा है कि जाति न्याय जनगणना न करके हुए ये षड्यंत्र को यानी ओबीसी समुदाय ही यहाँ से खत्म कर दिया जाए, ऐसी सरकार की कुछ तो भी चाल दिख रही है। और अगर ओबीसी समुदाय का आरक्षण इन्होंने खत्म कर दिया तो समझ लीजिए कि इसके बाद में कुछ होने वाला नहीं है। ये ऐसी स्थिति यहाँ पर है। और जो इनके जो प्रोग्राम आगे आ रहे हैं उसपे से तो ऐसा ही दिख रहा है कि ओबीसी का मुद्दा बाजू में डाल के अपन अलग से अलग चलेंगे। लेकिन मेरी ये आज के इस इंटरव्यू से मैं सरकार को आगाह करना चाहता हूं, केंद्र सरकार को और राज्य के अनेक सरकार को, कि आज की स्थिति क्या है ओबीसी की। अगर आप ओबीसी के साथ में घात करेंगे तो उसका 2024 में आपको परिणाम भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ओबीसी समुदाय जाग उठा है, जागरूक हुआ है। उसको अभी संविधान और हमारा राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ एकमात्र कार्य कर रहा है कि सभी राज्यों में, पूरे देश में जन जागृति अभियान चला रहा है और ओबीसी को अपने न्याय, हक, अधिकार संविधान ने क्या क्या दिए हैं उसके लिए लड़ने के लिए सबको प्रेरित कर रहा है। अभी हमारा संगठन छोटा था, अभी बड़ा होगा, वटवृक्ष होगा और 2016 से निरंतर ओबीसी के मांगों के लिए एकमात्र संगठन ऐसा है कि जो हमेशा लड़ रहा है। और उस लड़ते लड़ते अनेक जीआर हमारे राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ की ओर से, शासन की ओर से निकाले गए हैं। कई मांगे केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की मंजूर हो गई है। मैं उसके उपलक्ष्य में हमारे राज्य के मुख्यमंत्री को भी धन्यवाद देता हूं और पंतप्रधान जी को भी धन्यवाद देता हूं कि जिस तरह से आपने अनेक मांगे मानी है, उसी तरह से जो मेन मांग है जाति न्याय जनगणना, क्रिमिनल की मर्यादा और जो छात्रावास है, वो छात्रावास की अभी तक कोई व्यवस्था नहीं हो रही है। छात्रावास का उद्घाटन नागपुर में हो चुका है, लेकिन छात्रावास कहाँ है कहीं दिखता ही नहीं है, सिर्फ कागज के ऊपर में हो रहा है। हम चाहते हैं कि वो जमीन स्तर पे आए और हमारे बच्चों को छात्रावास में एडमिशन मिले और वो छात्र कहे कि नहीं, सरकार की ओर से हमें ये मिल रहा है। जैसी महाज्योति की स्थापना हुई, महाज्योति में क्या चल रहा है आप सभी को पता है। महाज्योति में इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं सरकार के, महाराष्ट्र सरकार की ओर से दे रहे हैं और तो उसके ऊपर में भी एक ऐसा संगठन होना चाहिए कि उसके माध्यम से वो जो सरकारी योजना है उसका आदान प्रदान होना चाहिए। और ये जो महाराष्ट्र का नीचे का घटक है या ओबीसी समाज का, केंद्र का या राज्य का, जो नीचे स्तर पे जो हमारा घटक है उस तक ये योजना पहुंचनी चाहिए, लेकिन ये पहुंचनी नहीं है, ये किताब तक रहती है। मैं इस माध्यम से भी आप सभी लोगों को, महाराष्ट्र के जनता को, युवाओं को बोलता हूं कि महाज्योति के साइट पे जाइए। 10वीं होने के बाद में आपको क्या क्या सरकार से सुविधा मिल सकती है, 12वीं होने के बाद में क्या क्या सुविधा मिल सकती है, उसके बाद ग्रेजुएशन होने के बाद में मिल सकती है, आज पायलट बन सकते हैं, आज पुलिस प्रशिक्षण, इसकी सबकी व्यवस्था सरकार ने कर रही है और कर चुकी है। और आगे जो निरंतर लड़ाई हमारी है, जो आगे ओबीसी के और जो अनेक मुद्दे हैं उसके ऊपर में हमारी लड़ाई जारी है। और हमारे राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ के जो अभी आने वाले 7 अगस्त को तिरुपति में होने जा रहा है उसमें अनेक मांगे वहां पे रखी जाएंगी। निश्चित तौर पर सर, आपके राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ को इस कार्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से भी। दोस्तों, मुख्य मुद्दा इसमें यह भी है कि ओबीसी की सोच को समझने में अब तक की सरकारें नाकाम रही, ये बात माननी पड़ेगी। और साथ ही साथ जब जिस सरकार ने इसके बारे में सोचना शुरू किया, इनकी सोच को, इनकी ताकत को पहचाना, वो भी अब थोड़ा सा आगे बढ़ के थोड़ा सा रुक सी गई है। निश्चित तौर पर इसे गति देने की जरूरत है और ये गति देने का काम
जो संस्था इस मुख्य मुद्दे के लिए काम करती है उन संस्थाओं का है, जिसमें से राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ भी एक आता है। और घाटी सर, आप ये जो कार्य कर रहे हैं निश्चित तौर पर ये बहुत अच्छा कार्य है, और आप हमारी तरफ से भी आपको इसके लिए शुभकामनाएं। आप वक्त निकालकर हमारे साथ जुड़े हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय ओबीसी। सिचुएशन यही है कि अगर हम ओबीसीज की बात करते हैं तो ओबीसीज के लिए सोचने की भी बात करनी होगी, ओबीसी के विकास की भी बात करनी होगी, और उस विकास को मूर्त रूप कैसे मिल सकता है इसके लिए भी सोचना पड़ेगा। तब कहीं जाकर ये मुद्दा पूर्ण रूप से लोगों के सामने आएगा और साथ ही साथ पूर्ण रूप से लोगों के विकास में कारगर साबित होगा। दोस्तों, इन विषयों पर हम यही चर्चाएं आगे भी जारी रखेंगे, अलग अलग व्यक्तियों के साथ, अलग अलग महानुभावों के साथ, और इस मुद्दे पर हम चर्चाएं करते रहेंगे। देखते रहिए सिक्के का दूसरा पहलू, और फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।